63 63 एक्सेशन टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी। अच्छा, तो फिर आप बताइए, अगर कोई प्रॉपर्टी है जो मॉर्गेज रखी गई है मॉर्गेजर के द्वारा, एंड प्रॉपर्टी इज इन द पोजीशन ऑफ द मॉर्गेजी, कुछ एक्सेशन होता है प्रॉपर्टी में, तो मॉर्गेजी एंटाइटल्ड होगा उसको एक्सेशन पार्ट को, एक्सेस पार्ट को रखने के लिए एज ए सिक्योरिटी। ये बात तो है। सेक्शन 70 सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी 81 81 73 73 औरों के जवाब क्यों नहीं आ रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? बहुत बोलने वाले होनहार बच्चे हैं हमारे पास। सबरोगेशन तुम्हें थोड़ी कहा है, 92 तुम चुप रहना। रिडीम ऑफ फोरक्लोजर डाउन कौन से सेक्शन में है? 94 और 91A। नेम ऑफ डेट क्वायर्ड नॉन हैबिट। हैप्पी न्यू ईयर। कौन से सेक्शंस का प्रिंसिपल है नेम ऑफ डेट क्वायर्ड नॉन हैबिट? 41, 43। 41 एंड 43, बहुत बढ़िया। लीडिंग केस कौन सा है 41 पे? रामदास कुंडू राम कुमार कुंदू वर्सेस मैक्विन। वर्सेस मैक्विन। मैक्विन, ठीक है। पार्ट परफॉर्मेंस इंग्लिश केस कौन सा है? मेडिसिन वर्सेस एड्रेस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन। रहनुमा जवाब नहीं आ रहे हैं। फरत और तो सारे एकदम डीएक्टिवेट हैं। 37। ये किसी ने कहा 37? नहीं वो कंट्रीब्यूशन है, सॉरी। 61 है सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप मुझे जरा बताइए, सेल व्हेन बिकम वैलिड। सेल व्हेन बिकम वैलिड 69 68 क्या है? sue for mortgage money. To Sue sue। for mortgage money. पक्की बात है, यही है। Sir, right to sue for mortgage money. फोरक्लोज कौन से सेक्शन में है? 67। 67 सर। 67. कौन से मॉर्गेज में जो है प्रॉपर्टी को डिलीवर करता है और पर्सनली बाइंड होता है? सिंपल एंड इंग्लिश। English, it's English and simple. माइक ऑन करना दोनों। Sir, personally दोनों माइक ऑन करना। English में करते हैं personally deliver. आगे की बात नहीं है। सवाल क्या था मेरा? फरत माइक ऑन, अक्षा माइक यस ऑन। सर। क्या क्वेश्चन था मेरा? Sir, personally पर्सनली bind कौन से मॉर्गेज में बाइंड करता है और प्रॉपर्टी को डिलीवर करता है? और हाँ deliver. तो किस दोनों में करता है डिलीवर है? नहीं sir,
उसमें पर्सनली बाइंड होता है, सिंपल वाले में, इंग्लिश वाले में वो खाली मतलब इंग्लिश में होता है, पर्सनल। यस इंग्लिश होता है। सॉरी सॉरी सर। सर इंग्लिश सर सिंपल में पर्सनली बाउंड होता है लेकिन विदाउट डिलीवरी ऑफ प्रूफ। बस ऑस्टेंसिबली सेल कहाँ करता है? कंडीशनल सेल मॉर्गेज बाय कंडीशन। कंडीशन। बाइबल वफा कौन से मोर्गेज को कहते हैं? बाइबल वफा, उर्वशी सना, टीपी पढ़ा था लास्ट टाइम। हाँ पढ़ा था, लिखवाया भी सर ये तो मैंने पहले ही तो ये सुना। तो फर्स्ट टाइम सुना है। सी में लिख लेना, कंडीशनल सेल में। क्या कहते हैं सर? बाइबल वफा, बेवफा। बेवफा नहीं बेटा, बाइबल वफा। चलो एक जगह मार्शलिंग बाय सिक्योरिटी है, वो कहाँ लिखा है? 81। मार्शलिंग बाय परचेजर, 56। स्टैनले वर्सेस वाइल्ड, काय का केस है? कैसे हवा गायब है, कहाँ हो तजीन? स्टैनले वर्सेस वाइल्ड, स्टेशन मास्टर। डॉक्ट्रिन ऑफ रिडेम्पशन का। बिल्कुल, रिडम्पशन, क्लॉग ऑन रिडम्पशन के ऊपर है ये। न्यू पेटागोनिया क्रेगलिंगर वर्सेस न्यू पेटागोनिया कोल्ड मीट एंड कोल्ड स्टोरेज कंपनी। कोलेटरल बेनिफिट्स। स्टैनले वर्सेस वाइल्ड, क्लॉग ऑन ये इक्विटी। तो बताइए। लॉग ऑन रिडम्पशन। और तो सभी आता है, अब तुम्हें क्या पूछा जाए। चलिए थैंक यू। और आज अपना एक नया टॉपिक फिर से, बट जितना लगा था कि आप लोग पढ़ के आएंगे और देख के आएंगे, तो पढ़ पढ़ के तो आए नहीं। श्वेता सिंघल, ये श्वेता अग्रवाल, गोयल। चलिए तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 100 चार्ज। वेदर चार्ज इज ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और नॉट, पहला सवाल। व्हाट इज चार्ज? चार्ज होता क्या है, बताइए क्या होता है चार्ज? व्हाट इज चार्ज, हाउ इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द मॉर्गेज। चार्ज होता क्या है एकदम सादे से शब्दों में? एनीवन? सर एक टाइप का सिक्योरिटी होता है फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, मतलब ये क्रिएट करता है सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। ये तो वो भी कर रहा था मॉर्गेज। वो ट्रांसफर कर रहा था इंटरेस्ट को, लेकिन ये क्रिएट कर रहा है इंटरेस्ट। चलो बहुत अच्छा। और तो चार्ज कोई? होता है ऑपरेशन ऑफ लॉ और ऑपरेशन ऑफ एक्ट ऑफ पार्टीज के थ्रू होता है, बट जो मॉर्गेज होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्ट ऑफ पार्टीज के थ्रू। यस, ये मेन डिफरेंस है। चार्ज, चार्ज मीन्स where any immovable property of a person
create as a security for the payment of debt of the another is known as charged. For example, एक पर्सन है, हस्बैंड है, और उनकी एक वाइफ है, डब्लू। एच नाम के हस्बैंड है, डब्लू नाम की वाइफ है। हस्बैंड जो है, उनके पास एक घर है जो कि अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपए का है। ही इज ट्रांसफरिंग दैट प्रॉपर्टी टू द थर्ड पार्टी, दैट इज एक्स, बट ही इज अनेबल टू पे द मेंटेनेंस ऑफ द वाइफ। वो वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दे पा रहे हैं। तो उन्होंने जो है कोर्ट में कहा कि सर, आई हैव द प्रॉपर्टी ऑफ माय हाउस, और जो मेरा हाउस है, जो मेरी प्रॉपर्टी है, उसके थ्रू आई एम अनेबल टू पे द मेंटेनेंस टू माय वाइफ, बट जो वो प्रॉपर्टी में उनके थ्रू उनको चार्ज, उनको जो है पैसा दूंगा। अब जब वो उस प्रॉपर्टी को विद कंसिडरेशन ट्रांसफर कर रहे हैं, थर्ड पर्सन दैट इज एक्स को, एक्स इस बात का नोटिस रखता है कि द प्रॉपर्टी इज चार्ज्ड, प्रॉपर्टी के ऊपर बर्डन है। किसका बर्डन है? कि जो पैसा होगा वो दिया जाएगा, हस्बैंड देगा। तो यहाँ व्हेन अ पर्सन हैज ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी फॉर 10 लाख रुपीज, सपोज द 1 लाख ऑफ द मेंटेनेंस इज देयर, 1 लाख का मेंटेनेंस है, तो वो जो 1 लाख का मेंटेनेंस होगा वो चार्ज होगा। उसमें से जो एक्स नाम का व्यक्ति है वो क्या करेगा कि 9 लाख रुपए पे करेगा, 1 लाख रुपए को जो है वो होल्ड करेगा, बिकॉज उतना पार्ट प्रॉपर्टी का चार्ज है, और वो चार्ज जो है वाइफ को दिया जाएगा। तो वेयर एनी प्रॉपर्टी हैज मेड, तो जरा पढ़िए, वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वन पर्सन बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज, या तो इंटरवाइवसली कर ले या बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, इधर बाय डिक्री और एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ऑपरेशन ऑफ लॉ मेड सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ मनी टू अनदर। प्रॉपर्टी गई ना वहां एक्स के पास, किस लिए? ताकि उसका भी पैसा उसको मिले, वाइफ को। एंड द ट्रांजैक्शन डज नॉट अमाउंट टू मोर्गेज, मोर्गेज नहीं कहलाएगा, फिर क्या कहलाएगा? द लेटर पर्सन इज सेट टू हैव द चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी, कौन? जिसके पेमेंट के लिए सिक्योरिटी रखी गई है। क्लियर है बात? And all the provision herein before contained which apply to a simple mortgage shall so far as may be applied to such charge। ठीक है, ऐसे चार्ज में जो है ये सब प्रोविजन अप्लाई होंगे। क्लियर है? ठीक है, बहुत सिंपल शब्दों में हमने आपको बताया। ठीक है, अब जरा इसका एक्सेप्शन आप पढ़िए। व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ द चार्ज, चार्ज के क्या क्या एक्सेप्शन हैं? अभी तो आपने कहा कि सर वेयर रिमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वन पर्सन बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज और ऑपरेशन ऑफ लॉ मेड अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ मनी टू अनदर। आपने कहा सिक्योरिटी के लिए पेमेंट ऑफ मनी की उसको रखा गया है, लेकिन व्हाट आर दीज एक्सेप्शंस, बताइए। Nothing in this section applies to the charge of a trustee on the trust property for expenses properly incurred in the execution of his trust, and save as otherwise expressly provided by any law for the time being in force. No charge shall be enforced against any property in the hands of a person to whom
such property had been transferred for consideration and without notice of the charge. समझ रहे हैं आप? देखिए पहला कह रहा है कि नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाइज टू द चार्ज ऑफ ट्रस्टी ऑन अ ट्रस्ट प्रॉपर्टी। ट्रस्ट क्या होता है? हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड ट्रस्ट? ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर, दैट इज बेनिफिशियरी। उसमें जो है ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी क्रिएट्स द ट्रस्ट, होल्ड द प्रॉपर्टी टू द ट्रस्टी। अब ट्रस्टी जो है, ट्रस्टी को एक प्रॉपर्टी दी गई, मूवेबल प्रॉपर्टी दी गई, और उसको कहा जरा इसकी देख रेख रखना। और उसके बाद जब मेरे बच्चे, 2 बच्चे हैं एक्स नाम के व्यक्ति के, एक्स अपनी प्रॉपर्टी को ट्रस्ट करता है बी को, और कहता है कि जब मेरे बेटे डी और ई बड़े हो जाए, 18 साल के हो जाए, तो दोनों को आधी आधी प्रॉपर्टी दे देना। ठीक है, दोनों को आधी आधी प्रॉपर्टी आप दे दीजिएगा। यहां पर अब क्या हुआ कि जो प्रॉपर्टी है, जो आधी आधी देनी है, किस किस को, किसका माइक ऑन है? ऑफ कर लीजिए। किसका है भाई? अरे कौन है जीएस भाई? ठीक है, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है उसको हमारे दोनों सन में दे देना। तो उसको प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए कुछ एक्सपेंस इनकर्ड हुए ट्रस्टी के द्वारा। तो कहा कि जो ये एक्सपेंस इनकर्ड हुए, वेदर ही कैन टेक बैक। ठीक है, वेदर ही कैन टेक बैक सच अमाउंट विच हैज बीन इनकर्ड एज एन एक्सपेंस। तो कहा नहीं, वो एज ए चार्ज नहीं लिया जा सकता कि ये उस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इज इट क्लियर? वो नहीं लिया जा सकता। तो पहला एक्सेप्शन है वेयर द प्रॉपर्टी हैज बीन मेड अ ट्रस्ट, द ट्रस्टी कैन नॉट क्लेम द चार्ज ओवर सच प्रॉपर्टी वेयर सच प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रस्टेड। क्लियर है? नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो ट्रांसफरी को ट्रांसफर की है वो विद कंसिडरेशन है और ही डज नॉट हैव एनी नोटिस अबाउट द चार्ज, कि चार्ज है उसके ऊपर। चार्ज मतलब कि प्रॉपर्टी को बताया गया है कि प्रॉपर्टी इज फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्प्रेंसेस, द प्रॉपर्टी हैव नॉट बीन चार्ज। अब ही शैल नॉट बी लाइबल टू पे द मनी। पहला एक्सेप्शन, ट्रस्ट प्रॉपर्टी में कोई चार्ज नहीं होगा। दूसरा, वेयर द ट्रांसफरी गेट्स द प्रॉपर्टी विदाउट नोटिस ऑफ चार्ज। क्लियर है? यस सर। चलिए अभी जरा डिफरेंस लिखिए। व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन चार्ज एंड मॉर्गेज? चार्ज और मॉर्गेज में क्या क्या डिफरेंस है? ठीक है, नंबर 1, mortgage is a transfer of an interest. Mortgage is a transfer of an interest in a specific immovable property. Mortgage is a transfer of an interest in a specific immovable property, whereas in charge no right of interest is transferred as a right in RAM, REM, but just as RAM, but
जस्ट एज रैम, इसका मतलब होता है एज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, एज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन ब्रैकेट में लिखिएगा। नेक्स्ट, सर एक बार रिपीट कर दीजिए, प्लीज रिपीट कर दीजिए। mortgage is a transfer of interest in a specific immovable property, whereas in charge no right of interest is transferred as a right in RAM but just as RAM. Next point, mortgagee has a right to recover, mortgagee has a right to recover the money from the mortgager, mortgagee has a right to recover the money from the mortgager after the principal money has become due, whereas charge is to something, charge is to something more than the obligation, Next, mortgage can be affected only by the act of the parties, whereas charge can be affected by the act of the parties as well as operation of the laws, by the operation of the laws. Next, in case of mortgage, an immovable property made security for the payment of debt, whereas creating of charge does not necessarily implies debt must be there. Next, mortgage, in mortgage, mortgager have right to redeem the mortgaged property and mortgagee has right to recover the money, whereas charge can be enforced against bona fide purchaser विदाउट नोटिस, अंडरलाइन करिएगा विदाउट नोटिस। एक्सेप्शन में हमने पढ़ा है विद नोटिस, अगर नोटिस उसको पता है तो ही तभी होगा, अगर विदाउट नोटिस है उसको नहीं पता। नेक्स्ट, विदाउट नोटिस इफ बोनाफाइड परचेजर have notice, then money can be claimed. अब आ जाइए जरा नेक्स्ट, छोड़ दीजिए इसमें
जो मेंस का क्वेश्चन आएगा वो आएगा डिस्टिंक्शन, याद रखिएगा। सेक्शन 104। पढ़िए। रोशी, अरे माइक अनम्यूट ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। सेक्शन 104, पावर टू मेक रूल्स। द हाई कोर्ट पावर टू में मेक रूल्स कौन बनाएगा? हाई कोर्ट। अंडरलाइन करिएगा, हाई कोर्ट। सीपीसी में कौन बना रहा था रूल? बताइए। सीपीसी में भी तो रूल बन रहे थे ना, वो कौन बना रहा था? वहां भी हाई कोर्ट बना रहा था। कौन से सेक्शन में? 122। 122 122 अब आ जाइए सेक्शन 105, लीज, चैप्टर 5 ऑफ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लीज, what is lease? Whether lease is an exchange of the rights over the property, whether lease is a absolute transfer, whether lease is for a certain period, what is it? Can anybody tell? सर लीज में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि लिमिटेड और क्वालिफाइड के लिए होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का दूसरे इंसान को फॉर स्पेसिफिक और इंडेफिनिट पीरियड इन कंसिडरेशन ऑफ प्राइस इन कैश और काइंड। काइंडली भी हो सकता है, ठीक है। आइए जरा पढ़िए सेक्शन 105। Chapter 5 of leases of immovable property. जी Section 105, lease defined. A जी lease of immovable property is a transfer of a right to enjoy such property made for a certain time, express or implied, or in perpetuity, in consideration of a price paid or promised, or of money, a share of crops, service, or any other thing of value, to be rendered periodically or on specified occasions to the transferor by the transferee who accepts the transfer on such terms. ठीक है। क्या कह रहा है कि लीज इज ए ट्रांसफर ऑफ अ राइट टू एंजॉय अ प्रॉपर्टी फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। Lease is not a transfer of the property to enjoy it without any value, without any consideration, but lease is a transfer of a property or transfer of a right to enjoy a property for a certain period of the time or for for a definite period of the time or for in perpetuity। अंडरलाइन करिएगा कि इन परपेचुटी भी लीज हो सकती है। इन परपेचुटी मींस 99 ईयर की जो लीज करते हैं, तो ये सोच के लीज की जाती है कि ये परपेचुटी है। परपेचुटी में भी लीज की जा सकती है, ठीक है। किस के एवज में? इन कंसिडरेशन ऑफ सम मनी, वैल्यू, काइंड, और इन एक्सचेंज ऑफ एनी थिंग्स। यस प्लीज। ठीक है। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द लीज? अभी बिहार में हबीबा जब हमारे यहाँ आई थी तो उन्होंने बताया था, वन ऑफ माय स्टूडेंट, शी हैज बीन सिलेक्टेड इन बिहार जुडिशियल सर्विसेज सिक्योरिंग 30 रैंक। तो उनसे पूछा गया था कि व्हाट आर द 5 पीज इन लीज। लीज के अंडर कौन से 5 पीज हैं? तो जरा नंबर 1 लिखिए, पार्टीज। क्या है भाई?
पार्टीज। पार्टीज कौन कौन होगा? लेसर और लेसी। लेसी। अच्छा मुझे बताइए, वेदर लेसी कैन बी माइनर? Whether in the transfer of a right to an immovable property, whether lessee can be minor in case of lease? No. So it must be competent to contract as per the meaning of Indian Contract Act. Yes, lessee can. चलिए, जब आपने ये कहा कि lessee, whether the dummy can be minor? Yes, sir. जिसको हम गिफ्ट देते हैं वो माइनर हो सकता है? Yes, sir. Yes, sir. whether mortgagee can be minor? No. whether buyer can be minor? लीज में जरूरी है कि मेजर होना चाहिए। Mandatory because the lease is to be executed by the both the parties. सेल में नहीं है, बायर ना हो, बायर माइनर भी हो सकता है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट। पहला पी हमने क्या पढ़ा? पार्टीज, लेसर और लेसी। सेकंड प्रीमाइस। प्रीमाइस अंडर ब्रैकेट में लिखिएगा सब्जेक्ट मैटर। What is the subject matter under the lease, under the chapter 5 of the Transfer of Property Act? What is the subject matter? Whether it is relating to the movable property or immovable property, whether agricultural land or the commercial purpose or the rent purpose or the buildings, houses, what properties are contested here? Sir, immovable property. Immovable property, whether it includes lease or it includes the lease of the agricultural land? No. नो। ठीक है, प्रीमाइस क्लियर। थर्ड लिखिए पीरियड। पीरियड मीन्स द ड्यूरेशन फॉर विच द लीज इज ग्रांटेड, वेदर इट इज पीरियडिकली फॉर द ईयर टू ईयर, month to month. If it is year to year, for how many days? If the lease is to be determined, what kind of the what for what period the notice is to be given, prior notice, prior to the determination of the lease by the either of the parties, by the lessor or lessee. तो कितना ड्यूरेशन होगा, कितना पीरियड होगा लीज का? क्लियर है बात? प्राइस, फोर्थ पॉइंट इज प्राइस, दैट इज कंसिडरेशन. What kind of consideration is by, whether it is in the form of money, in the form of some values, in the form of some services? Is it clear to you or not? And last is purpose. What will be the purpose of the lease? Whether it is for the residential purpose, whether it is for the commercial purpose, for what purpose the lease is granted? For the commercial purpose, how many days the prior notice prior to the determination of lease is required? Is it clear to you? ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट। 5 पीस समझ में आए? व्हाट आर द 5 पीस? बताइए जल्दी से तजीन, क्या क्या है 5 पीस? सर पहला पार्टी, प्रीमाइस, पीरियड, प्राइस, पर्पस। ठीक है, क्लियर। अब आ जाइए जरा 106, ड्यूरेशन ऑफ सर्टेन लीज इन एब्सेंस ऑफ द रिटन कॉन्ट्रैक्ट और लोकल यूसेज। अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, अब कोई प्रॉपर्टी कितने दिन के लिए लीज दी जाएगी? फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर हाउ मेनी मंथ, फॉर हाउ मेनी ईयर्स? अगर दी जाएगी तो कितनी मानी जाएगी? मंथ टू मंथ है,
या ईयर टू ईयर है, ईयर टू ईयर है तो अगर इन केस ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द लीज, लीज अगर खत्म करनी है तो कितने दिन का नोटिस पीरियड दिया जाएगा। चलिए पढ़िए जरा 106। रुचि, वैभवी पढ़िए। Section 106 Duration of certain leases in absence of written contract or local usage. Subsection 1 In the absence of a contract or local law or usage of the contrary, a lease of immovable property for agricultural or manufacturing Underline. purposes एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चर पर्पज के लिए अंडरलाइन। shall be deemed to be a lease from year to year, अंडरलाइन, terminable ईयर टू ईयर होगी, ईयर टू ईयर होगी। एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग पर्पज के लिए क्या लीज मानी जाएगी? जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो, कोई लोकल यूसेज ना हो, तो क्या मानी जाएगी? ईयर टू ईयर। अब बताइए आगे कब टर्मिनेट होगी? terminable on the part of either lessor or lessee by 6 months notice कितने and नोटिस दिया जाएगा? अंडरलाइन करिएगा, 6 महीने का नोटिस दिया जाएगा। अगर कोई भी इधर लेसर और लेसी, लेसर होता है जो किराए पे रहता है ना, उसको लेसर कहते हैं, और जो किराया और जो मकान लेके उसको लेसी कहते हैं, है ना भाई? वाइसा वर्षा बोल दिया सर। अच्छा वाइसे वर्षा है, चलो वाइसे वर्षा है, ठीक है। पढ़िए जरा आगे फिर। and a lease of immovable property for any other purpose shall be deemed to be a lease from month to month, terminable on the part of either lessor or lessee by 15 days notice. कह रहा है कि फॉर एनी अदर पर्पज, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चरल पर्पज को छोड़ के किसी भी पर्पज के लिए जो लीज होगी वो मानी जाएगी मंथ टू मंथ। और इफ it is terminable at the either part of the lessor or lessee, it can be terminated by giving the 15 days prior notice by either of the parties to the lease. क्लियर है? अब आ जाइए नेक्स्ट, याद रखिएगा पूछा जाता है which one of the following section has been substituted by 202 amendment act। कौन सा सेक्शन सब्स्टिट्यूट किया गया है? 106 लिख लीजिएगा। अब आ जाइए क्लॉज 2 पढ़िए जरा। Clause 2 Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the period mentioned in subsection 1 shall commence from the date of receipt of notice. जी यस प्लीज। सर आपने जो ईयर बताया कौन सा बताया? एक्ट अमेंडमेंट 2002। सर बेयर एक्ट में सब्स्टिट्यूटेड बाय एक्ट 3 ऑफ 2003 लिखा हुआ है। वो 2003 में इन्फोर्स हुआ है। एक्ट 2002 ही है। 2002 का एक्ट है, 3 ऑफ 2003 है सर विद ठीक इफेक्ट है। 31 दिसंबर 2002 लिखा हुआ है। हाँ 2002 का एक्ट है ना। फिर अब आ जाइए नेक्स्ट, क्या कह रहा है? कह रहा है कि नोटिस कब से कमेंस माना जाएगा, तो कह रहा है कि शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द नोटिस। जिस दिन रिसीप्ट हुआ उस दिन से नोटिस का कमेंसमेंट माना जाएगा। क्लॉज 3 कहाँ काशिफ ने ये Clause एंट्री 3 सबको भाई। A notice under subsection 1 shall not be deemed to be invalid merely because the period mentioned therein falls short of the period specified under that subsection where a suit or proceeding is filed after the expiry of the period mentioned in that subsection. अब कह रहा है कि अगर कोई पीरियड है, सपोज मंथ टू मंथ था, इतने मंथ का था, या ईयर टू ईयर था, वो ईयर से पहले ही, तो इनवैलिड नहीं माना जाएगा।
ऐसा नोटिस इनवैलिड नहीं होगा कि खाली कुछ दिनों की वजह से इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर है बात? नोटिस कैसा होगा ये अंडरलाइन करिएगा। नोटिस कैसे दिया जाएगा? राइटिंग, साइन। कैसे दिया जा सकता है? बाय सेंडिंग बाय द पोस्ट, डिलीवर पर्सनली टू द पार्टीज और टू हिज फैमिली मेंबर और ऑल्सो टू द सर्वेंट। अच्छा, जब हम समन पढ़ रहे थे, सेक्शन याद आया BNSS, where the person to whom the summon is sent is not found, फैमिली मेंबर मिलते हैं तो फिर क्या होता है? किसको दिया जाता है तो समन? किसी भी एडल्ट मेंबर को दे सकते हैं। एडल्ट मेंबर को देते हैं। एडल्ट अडल्ट मेल मेंबर है कि अडल्ट मेंबर है? अब एडल्ट मेंबर है सर। अडल्ट मेंबर। सेक्शन 66। 66, बहुत बढ़िया, 2 बढ़ा दो, 66। ठीक है, बट we are talking about the notice under the lease, it has to be given, it may be given to the person or the parties or to family member or to servant also. Servant does not come under the category of the family under section 66 of the BNSS. Clear है बात? यस Lease how made? What will be the way to making of the lease? Whether it will be writing or signed or by the registered instrument, what period, how it will be made, कैसे बनेगी लीज, कैसे तैयार की जाएगी, कैसे सेल करी गई थी मूवेबल प्रॉपर्टी की, वेयर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज अबव 100 rupees, how the mortgage has been come into effect when the value of the mortgage property is more than 100 rupees or is not by title deeds, तो कैसे इफेक्ट में आया था बताइए जरा, कैसा होगा, how it will be made? Section 107. Leases how made. A lease of immovable property from year to year or for any term exceeding 1 year or reserving a yearly rent can be made only by a registered instrument. अंडरलाइन करिएगा, ओनली बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, राइटिंग नहीं है, खाली बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। सेल में जाके देखो कैसे है, राइटिंग है कि रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू है? रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद मॉर्गेज कैसे किया गया है? रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, बट इट मस्ट हैव्स टू बी एग्जीक्यूटेड बाय, अटेस्टेड बाय टू विटनेसेस टू विटनेसेस। अब आ जाइए नेक्स्ट, ऑल अदर लीजेस। All other leases of immovable property may be made either by a registered instrument or by oral agreement accompanied by delivery of possession. It means any of the lease relating to the monthly lease। मंथली लीज जो है कैसे हो सकती है? वेदर लीज Oral रिजर्विंग, agreement. ओरल भी हो सकती है, राइटिंग भी हो सकती है, रजिस्टर्ड भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पैरा। Where a lease of immovable property is made by a registered instrument, such instrument or where there are more instruments than one, each such instrument shall be executed by both the lessor and the lessee. ये रहा, ये वर्ड कहाँ है? सेल में कहाँ लिखा है बताइए मुझे, लिखी है ये वाली लाइन? मॉर्गेज में लिखी है ये लाइन? नो, इसीलिए लेसी यहाँ कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मॉर्गेजी की भी कॉम्पिटेंसी की जरूरत नहीं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? अब आ जाइए नेक्स्ट 108।
Section 108. Rights and liabilities of lessor and lessee. 111 Determination of the lease. How the lease may be determined. How the lease may be terminated. How the lease may be lapses. How the lease may be terminated by either by the lessor or the lessee. What may be the condition. तो जरा मेंस में आता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। और मेंस के साथ साथ ये ऐसे सेक्शन है ये आने वाले, बहुत टेक्निकलिटी से, बहुत बार प्री में जब भी पेपर बनेगा इनसे क्वेश्चन आएगा, पढ़िए जरा। Section 111. Determination of lease. A lease of immovable property determines A. By efflux of the time limited thereby. By the efflux of the time limited thereby. When the lease has been made for the monthly rent and for the 9 month or 10 month or 11 month, after the expiry of the 11 month, if it is been made for 11 month, whether the lease will subsist? नहीं, No, फिर sir. subsist नहीं करेगी। आफ्टर द एफ्लक्स ऑफ द टाइम, खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद समय के, द लीज विल बी टर्मिनेटेड, डिटरमिन्ड। नेक्स्ट पॉइंट। B. Where such time is limited conditionally on the happening of some event by the happening of such event. Where conditionally, where the lease has been made conditionally on the happening of the certain event, and when such event has been happened. ठीक है, कुछ पीरियड के लिए दी गई, कुछ कंडीशन पे लीज दी गई। कहा गया कि अगर उतने दिन के बाद उन, सपोज करिए ए ने बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, लीज की, और लिमिटेड कंडीशन बनाई। कंडीशन, लिमिटेड कंडीशन ये लगाई कि अगर आपने लीज प्रॉपर्टी में बी नाम के व्यक्ति को सबलेट किया तो लीज टर्मिनेट हो जाएगी। अब उन्होंने सर जो है सबलेट करने की कोशिश की, लीज शैल बी टर्मिनेटेड, डिटरमिन्ड, where the time limited conditionally on the happening of some event, by the happening of such event the lease shall be determined. Is it clear to everyone? सब हमारे जितने बच्चे हैं यहाँ पर, are you getting the point? Yes, sir. C. Yes, sir. Yes, sir. C. Where the interest of the lessor in the property terminates on, or his power to dispose of the same extends only to the happening of any event by the happening of such event. गुर्बत में आ गया लेसर। Where the interest of the lessor in the property terminates. मुकदमा चल रहा था प्रॉपर्टी पर, मालिक तो थे, हार गए। What will happen? Are you getting my feelings? हाँ हाँ भाई, देखिए कितना प्यारी सी लाइन लिखी, कसम से कभी कभी मन करता है ये जिन्होंने एक्ट बनाए हैं इनको जाके सलाम किया जाए। हम 10th में थे तो एक पोयम थी उस टाइम पे, लूसी ग्रे। Often I had heard about Lucy Gray. I chanced to see her when I crossed the wild. She has no maid, no comrade. She dwelt in a wide moor. एक पोयम थी, सुना इस पोयम के बारे में किसी ने? Have you heard about नाम the सुना है poem लूसी Lucy Gray? ग्रे। नहीं सर। जरा लूसी ग्रे देखना, ये एक जो है कैरेक्टर है
उसमें जो विलियम्स वर्ड्सवर्थ की है शायद, वो कहते हैं कि लूसी ग्रे नाम की एक बच्ची है जो एक जंगल में रहती है, उसका कोई दोस्त नहीं है, अकेली है, जो घूमती है, स्पाई के साथ खेलती है। अक्सर मैं उधर से गुजरता हूँ तो आई चांस टू सी हर, शी ड्वेल्ट इन अ वाइड मोर। वो जो है खुले जंगलों में रहती है। फिर वो कहते हैं कि एक शाम थी कि शाम में गिरजाघर में घंटा बजा और तूफान आने के अंदेशे हुए। उनके मॉम डैड बाहर से आ रहे थे आउट ऑफ स्टेशन से, तो उनको पहाड़ी चढ़कर जाना था। वो लेने के लिए अपने अम्मा अब्बा को पहुंची। तो जिस टाइम पर तूफान आना था, समय से पहले तूफान आ गया एंड लूसी वॉज मिसिंग। लूसी जो है को देखने के लिए जब घर में अम्मा अब्बा आए, देखा कि बर्फ की परत पर पैर, छोटे छोटे पैर चल रहे हैं। एट a certain point they have been डिसअपियर हो जाते हैं, उसके बाद कोई साइन नहीं होता। तो लैंटेन लेके जो बच्ची गई थी, वो लैंटेन भी नहीं मिली। उनके अम्मा अब्बा जो है लूसी लूसी कह के चिल्लाते हैं। तो लूसी अब नहीं रही और लूसी को जो है तूफान अपनी बाहों में लेके चला गया। बहुत इमोशनल सी प्यारी सी कहानी है, पोएम में पढ़िएगा। नहीं, आप देखिएगा कभी टाइम लगे तो, बहुत प्यारा से इसका एक ट्रांसलेशन भी किया है। तो ऐसे ही यहाँ भी देखिए कि इन केस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द लेसी, द लेसर इन द होल ऑफ द लेसर प्रॉपर्टी टर्मिनेट्स। क्यों टर्मिनेट हो गई? बिकॉज ही हैज लूज द राइट इन द प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर टू यू? डी कहां से कहां निकल आए? D. In case the interest of the lessee and the lessor in the whole of the property becomes vested at the same time in one person in the same right. लेसी को एक प्रॉपर्टी बेच दी, डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. तो टर्मिनेट हो जाएगी कि नहीं लीज? ई E. By express surrender. That is to say, in case the lessee yields up his interest under the lease to the lessor by mutual agreement between them. एक्सप्रेस सरेंडर कर दिया, एक्सप्रेसली छोड़ दी। एफ F. By implied surrender. implied surrender. implied surrender इन केस लेसी प्रॉपर्टी में था, एक रेंट उससे लिया जा रहा है, लेकिन दूसरे पर्सन को उसी प्रॉपर्टी पे रख लिया, उससे भी रेंट लेना शुरू कर दिया, तो इम्प्लाइडली इसको खत्म कर दी। ए ने बी को लीज दिया, बी रह रहा था, अब बी सी को भी बुला लिया, सी रहने लगा, सी से रेंट लेने लगा, तो बी की जो लीज है वो इम्प्लाइडली टर्मिनेट हो जाएगी, डिटरमिन हो जाएगी। जी बहुत इंपॉर्टेंट है। G. By forfeiture, that is to say, 1. In case the lessee breaks an express condition which provides that on breach thereof the lessor may re-enter. Or याद रखिएगा, बस रुक जाइए पहले। बाय फोर फीचर फोर फीचर कर लेना, प्रॉपर्टी फोर फीचर कर लेगा लेसर। कब फोर फीचर कर लेगा? व्हेन द लेसी एक्सप्रेसली ब्रीच द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेसली ब्रीच करता है, जो कंडीशंस थी, कहा था कि सबलेट मत करना, सबलेट किया। कहा था कि प्रॉपर्टी को डैमेज मत करना, अदरवाइज द रिलीज विल बी टर्मिनेटेड, किया, तो द लेसर विल बी रीएंटर्ड, लेसर रीएंटर हो जाएगा। एंड सेकंड, second,
In case the lessee renounces his character as such by setting up a title in a third person or by claiming title in himself. अब जो है where the lessee has renounced his character, lessee कह रहा है मेरा मालिक लेसर तो नहीं है, either I am the malik or the other person is malik, he is not my malik, he is not my owner, he is renouncing his character, मना कर रहा है वो उसके कैरेक्टर को, he is not accepting as an owner, the lease will be determined by forfeiture. Clear है? And where lessee has been declared as an insolvent by the court of competent jurisdiction. तो 3 मामलों में, पहला एक्सप्रेसली ब्रीच करता है कंडीशन को, दूसरा रिनाउंस करता है कैरेक्टर को, और तीसरा किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट जुरिस्डिक्शन के द्वारा क्या कर दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है एज एन इंसॉल्वेंट। आगे क्या होगा तो बताएं, थर्ड पढ़िए। Third, the lessee is adjudicated or insolvent and the lease provides that the lessor may re-enter on the happening of such event, and in any of these cases the lessor or his transferee gives notice in writing to the lessee of his intention to determine the lease. Oh, insolvent and the lessee provides that the lessor may re-enter upon the happening, and in any of these cases, इन मामलों में जो है ऐसे ही डिटरमिन नहीं होगी लीज। फर्स्ट द, इसका मतलब मुझे बताएगी जरा, माइक ऑन कर लो स्टेशन मास्टर साहब। एंड एनी ऑफ दीज केसेस द लेसर और हिज ट्रांसफरी, माइक ऑन। ये ट्रांसफरी जी क्या सर। होता है? सीपीसी में कहाँ है ट्रांसफरी? यस प्लीज। 39 39 49 क्या होता है ट्रांसफरी? इक्विटी ऑफ जजमेंट डेटर। Transferee is a person to whom the rights of the either lessor or the decree holder is transferred with liability. तो अब यहां अगर लेसर के पास राइट है, लेसर के पास राइट नहीं है, ट्रांसफरी को उसने अपना ट्रांसफर किया हुआ है, अपना इंटरेस्ट ट्रांसफरी को, तो उसको भी राइट है कि वो पहले ही हैज टू सर्व अ नोटिस प्रायर टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द लीज। क्लियर है बात? इज इट क्लियर? अब आ जाइए जरा नेक्स्ट, ये सेक्शन 12, 13, 14 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 12, 13, 14, 15 टीपीए में अगर यहाँ से सवाल आएगा तो आप हिला नहीं पाएंगे अगर हम ना बता पाएंगे तो। यस प्लीज। सर पॉइंट नंबर डी को एक बार फिर से बता देंगे? इंटरेस्ट ऑफ द लेसर एंड लेसी इन द होल प्रॉपर्टी वेस्टेड इन वन पर्सन। अरे ये कह रहा है कि किसी, सपोज करिए कि जो लेसी है उसी ने, ही हैज आल्सो बीन परचेज द प्रॉपर्टी फ्रॉम द लेसर। हु विल बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी नाउ? हु इज द ओनर? लेसी। So interest of the lesser will be determined from the property and it shall be vested in one person, that is lessee. Clear? Next, वन टू बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पढ़िए। Section 112, waiver of forfeiture. A forfeiture मतलब under section वेवर ऑफ फॉरफीचर,
मतलब कि जो फोर फीचर किया है अभी आपने जी में 3 कंडीशन पे फोर फीचर किया है आपने, याद है वो कंडीशन? पहली वैभवी कह रही है कि सर जब एक्सप्रेसली ब्रीच कर देते हैं कंडीशन को। उर्वशी कह रही है सर सेकंड में जब वो रिनाउंस कर देता है कैरेक्टर को। हर्ष कह रहा है सर जब वो व्हाट कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा एडजुडिकेट कर दिया जाता है एज एन इंसॉल्वेंट। ठीक है, कर दिया गया। कह रहा है कि अगर इन मामलों में जो फोर फीचर है वो वेव्ड ऑफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर ये हैपन हो जाए, क्या हैपन हो जाए जी, वो बता दीजिए, वो क्या चीज है जो हैपन हो जाए? बोलो। Of a section 112 हम्म waiver of forfeiture. A forfeiture under section 111 clause G is waived by acceptance of rent which रुक has जाइए, become due. एक्सेप्टेंस ऑफ रेंट। रेंट के लिए आप उसे निकाल देते, बाहर निकाल देते, उसको बाहर निकाल के खड़ा कर दिया, जलील कर दिया, बिल्कुल इज्जत उतार डाली उसकी। अब वो आपको लाके नोट गिन के दे रहा है, कहेंगे कहने लग खत्म खत्म खत्म, फोर फीचर खत्म। फिर आइए जरा, फिर क्या कह रहा है? विच हैज बिकम ड्यू सिंस द फोर फीचर, और Or by distress for such rent, or हम्म by any other act on the part of the lessor showing an intention to treat the lease as subsisting. हाँ, अब कह रहे हैं कि और बाय डिस्ट्रेस ऑफ सच रेंट, डिस्ट्रेस कर दिया था, इन लिवाई कर दिया था, रेंट को पे नहीं किया एट अ टाइम, दे दीजिए आप, लाइए, कोई मतलब नहीं है। या कोई ऐसा और पार्ट जो लेसर की तरफ से था, उसके ऊपर उन्होंने आके जो है एक्सेप्टेंस दे दिया, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। तो हियर द लीज शैल नॉट बी डिटरमिन बाय फोर फीचर। ये बात सही क्लियर है कि नहीं है सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन what has been provided under section 112 proviso? Provided that the lessor is aware that the forfeiture has been incurred. जी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजो। नेक्स्ट, Provided also that where rent is accepted after the institution of a suit to eject the lessee on the ground of forfeiture, such acceptance is not a waiver. समझ गए? इजेक्टमेंट का सूट लेके आ गया, सेक्शन 109 एंड सेक्शन 209 एंड 210 ऑफ द अंडर द यूपीजेडएलआर। सपोज, वैसे तो एग्रीकल्चरल लैंड पे लगती ही नहीं, लेकिन एक इलिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। अब जो है वेयर द प्रॉपर्टी हैज बीन लीज्ड, अब वो फोर फीचर का भी लेके आ गए। फोर फीचर के बाद उन्होंने एक्सप्रेस कंडीशन जो है रेंट ही नहीं दिया, अब उन्होंने इजेक्टमेंट का नोटिस लिया। याद रखना, वेयर द पर्सन, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, वेयर अ पर्सन is defaulting in the payment of the arrears of the rent, he is liable to be ejected। इजेक्ट का मतलब होता है बाहर निकाल के खड़ा कर देना, इजेक्टेड फ्रॉम द प्रॉपर्टी। अब वो इजेक्टमेंट के लिए लाइबल है, इजेक्टमेंट का सूट लेके आ गए। सूट लाने के बाद सूट आ गया प्लेंटिफ की तरफ से, लेसर की तरफ से। अब फिर लेसर खड़ा हुआ पैसे गिन रहा है, कहाँ जो रेंट था ड्यू वो तो दे दिया, तो क्या अब फोर फीचर के द्वारा लीज डिटरमिन होगी कि नहीं होगी? ये वेवर नहीं होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यही प्रोविजो कह रहा है। क्लियर है सबको? नो यस सर। नो सर, क्या समझ नहीं आया बताइए? सर ये सेकंड प्रोवाइजो नहीं समझ आया। क्या 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 नहीं आया? कुछ नहीं आया।
मतलब कुछ थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत भी नहीं। माइक ऑन करिए। जी सर। ऊपर वाला आ गया समझ में? हाँ क्या है उसमें बताना, क्या समझ में आया है? सर, यही बताना आता तो कल डांट नहीं पड़ती, एक्सप्लेन करना नहीं आता सर। अरे तो जब ऊपर वाला आ गया तो उसमें और इसमें फर्क क्या है? वो ऊपर वाले में कह रहा है कि रेंट लिया, रेंट लेते ही अब ये नोटिस वेव जो तुम्हारा फोर फीचर है, डिटर्मिनेशन ऑफ लीज बाय फोर फीचर, वो वेव हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब लीज वेव ऑफ नहीं, अब लीज डिटर्मिन नहीं होगी, टर्मिनेट नहीं होगी अगर रेंट एक्सेप्ट कर लिया उन तीनों मामलों में जहां रेंट की वजह से आपने बाहर निकाल के खड़ा किया था। लेकिन कह रहा है कि अगर सूट इंस्टीट्यूट कर दिया है और सूट फॉर द इजेक्टमेंट ऑफ द लेसी, लेसी को इजेक्ट करने के लिए सूट इंस्टीट्यूट कर दिया और उसके बाद आप जो है लेसर को लाके किराया दे रहे हैं, तो ये जो है वेवर ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ लीज नहीं माना जाएगा। लीज तो डिटर्मिन हो चुकी। क्लियर है बात? जी सर। अब आ जाइए 113। Section 113. Favor of a notice to quit. जी। A notice given under Section 111, Clause H, is waived with the express or implied consent of the person to whom it is given by any act. एच पढ़िए, एच पढ़ा था, एच पढ़िए अब। Yes. एच कह रहा है कि ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द नोटिस टू डिटरमाइन द लीज। अब उसने कहा कि बाय द एफ्लिक्स ऑफ द टाइम, बाय द कंडीशन लिमिटेड देयर, बाय द वेस्टिंग ऑफ द राइट इन द वन पर्सन, बाय द एक्सप्रेस सरेंडर, बाय इम्प्लाइड सरेंडर, बाय फोर फीचर। अब कह रहा है कि ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द नोटिस टू डिटरमिन, नोटिस दिया था कि लीज डिटरमिन होगी, लीज तब डिटरमिन होगी जब ये जो एक्सपायर्ड पीरियड है, ये पीरियड एक्सपायर हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नोटिस का जो पूरा फुल पीरियड है जब वो एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद। अब यहाँ कह रहा है कि अगर जो क्यूट करने का नोटिस का पीरियड दिया था अंडर सेक्शन 11H के अंडर, वो क्या होगा? इज वेव्ड ऑफ, किस कंडीशन पे वेव्ड हो जाएगा? विद द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट ऑफ अ पर्सन टू whom it is given by the act of on the part of the person giving it, it is showing the intention to treat the lease as subsisting। लीज सबसिस्ट करती हुई मान ली जाएगी। इलिस्ट्रेशन पढ़िए, दोनों इलिस्ट्रेशन बहुत बहुत मर्तबा आए हुए हैं। Illustration A. A, the lessor, gives B, the lessee, notice to quit the property leased. The notice expires. B tenders and A accepts rent which has become due in respect of the property since the expiration of the notice. The notice is waived. समझ रहे हो? सब मामला है भाई, समझ गए? मतलब कि पैसा जैसे मिला, हाँ ठीक है, खत्म, लीज डिटरमिन नहीं होगी। नोटिस दिया, नोटिस एक्सपायर हुआ, लेकिन पैसा लेके आ गया, हाँ सर ये पैसा ले लो, रेंट ही तो रुका हुआ था आपका, आप ले लीजिए, तो लीज डिटरमिन नहीं होगी। तो वेवर ऑफ अ नोटिस टू क्विट, इलिस्ट्रेशन बी। A, the lessor, gives B, the lessee, notice to quit the property leased. The notice expires and remains in possession. A gives to B as lessee a second notice to quit. The first notice is waived. याद रखिएगा, पूछा गया था, मैं गलत करके आया था उत्तराखंड में, पूछा गया था कि फर्स्ट नोटिस दिया, फर्स्ट नोटिस एक्सपायर हो गया, सेकंड नोटिस दिया, तो सेकंड नोटिस जो है फर्स्ट को वेव कर देगा, नहीं करेगा, क्या करेगा? फर्स्ट को वेव कर दिया, अब सेकंड नोटिस सबसिस्ट करेगा। क्लियर है बात?
जी सर। सेकंड नोटिस सबसिस्ट करेगा अब। तुम हीना की नेहा? सर हीना। और नेहा? नेहा नहीं, सर निशा। निशा, सॉरी। है ना, उम्र चल बस चल दी, अब कहाँ याद वाद रहता है, बुढ़ापे की तरफ आ गए। हाँ हाँ, हंसने की सर बात थोड़ी अभी है। नहीं आई। अभी मत आइए आप। क्लोज सर अभी तो 114। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। दावत ही नहीं खाई हमने अभी तो। वही तो सर, हमारी दावत मारी जाएगी। ये स्टेशन मास्टर, जी सर। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी फीस के बदले इनको दावत दे देना। सर ऐसी वाली दावत नहीं चाहिए। वहीं आके सर चलिए। दावत दावत खानी तो है आप ही आपके से घर। चाहिए। हैं? अच्छा, ये सब एक जैसे कलाकार है एमयू के, इसको भी दावत चाहिए, इसीलिए ये हमारे यहाँ कल्चर आया है। 13वीं पे भी दावत लेंगे, 20वें पे भी दावत लेंगे, 40वें पे भी दावत लेंगे। सर ये सब लोगों ने बना लिए हैं, कुछ होता नहीं है, दावत से वलीमे की होती है। हमें समझ तो रहे वली हो? में ही दावत चाहिए सर। अच्छा चलिए, फिर आ जाइए 114, इंशाल्लाह बहुत जल्द। सेक्शन 114, रिलीफ अगेंस्ट forfeiture for non-payment of rent. ये नॉन पेमेंट ऑफ रेंट के लिए कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने टाइम दिया, हाँ भैया कब तक रेंट दे दोगे, वरना तुम्हें बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे। ये सर दे देंगे। अब वो जो है कुछ दिन के बाद उनको टाइम दिया गया और उसमें वो कुछ देने लगे, इजेक्टमेंट कैंसिल हो जाएगा। पढ़िए जरा। Where a lease of immovable property has been determined by forfeiture for non-payment of rent, and the lessor sues to eject the lessee. If at the hearing of the suit, the lessee pays or tenders to the lessor the rent in arrear, together with interest thereon, and his full cost of the suit, or gives such security as the court thinks sufficient for making such payment within 15 days, the court may, in lieu of making a decree for ejectment, pass an order relieving the lessee against the forfeiture, and thereupon the lessee shall hold the property leased as if the forfeiture had not occurred. मामला समझ रहे हैं सब, किस बात का मामला चल रहा है, लड़ाई किस बात की है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? पैसे सब मामला ये है भाई। अभी तो 112 में कह रहे थे कि अगर सूट इंस्टीट्यूट हो गया, भाई पूछ सकते हैं आप, तो उसके बाद जो इजेक्टमेंट के लिए जो है 111 में था ना, तो इजेक्टमेंट के लिए अगर पैसा ले रहा है रेंट, तो इजेक्टमेंट वेव्ड ऑफ नहीं हो जाएगा, फॉरफीचर वेव्ड ऑफ नहीं हो जाएगा, इजेक्टमेंट ही होगा। यस नो? अगर सूट इंस्टीट्यूट हुआ है खाली। अब कह रहा है कि कोर्ट में जहां पर वेयर द पर्सन हैज बीन where the lease has been determined in the non-payment of the rent, and where the lessee is agreed to pay the amount with arrear of the rent, फिर उसको लेसी को इजेक्ट नहीं किया जाएगा अगर वो 15 दिन के अंदर कर देता है। क्लियर है बात? सेक्शन 116, होल्डिंग ओवर। होल्डिंग ओवर, HOLD, होल्डिंग आउट कहाँ था, कौन से सेक्शन में था होल्डिंग आउट? बताइए। 41। 41। अब आ जाइए नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर। होल्डिंग ओवर क्या होता है? होल्डिंग ओवर,
होल्डिंग ओवर कह रहे हैं कि वेयर अ पर्सन हैज बीन इजेक्टेड, और किसी को इजेक्ट किया जा रहा है, डिटरमिन किया जा रहा है, प्रॉपर्टी को टर्मिनेट किया जा रहा है लीज को, लेकिन जो है या तो लेसर या उसका ट्रांसफर ही जो है, फिर वही वाली बात आ गई, लीज डिटरमिन हो गई, ईयर टू ईयर थी, खत्म, लीज एग्रीमेंट खत्म। उसके बाद फिर आए लेसी साहब, सर 20,000 रुपए फिर सबसिस्ट हो जाएगी, पढ़िए। इतनी देर में Section 116. Effect of holding over. If a lessee or under lessee of property remains in possession thereof after the determination of the lease granted to the lessee, and the lessor or his legal representative accepts rent from the lessee or under lessee, or otherwise assents to his continuing in possession, the lease is, in the absence of an agreement to the contrary, renewed from year to year or from month to month, according to the purpose for which the property is leased, as specified in section 106. क्लियर है बात? यस नो? जल्दी से लिखिए। सेक्शन 116 has been divided into two parts: tenancy of surface, tenancy of sufferance, surface means sufferance, 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 and second tenancy of holding over. टेनेंसी ऑफ सफरेंस कहते हैं कि वेयर द पर्सन और द लेसी हैज बीन possessed or is in the possession of the lease property without the consent of the lessor. लेसर की कंसेंट के बिना जो है वो लीज प्रॉपर्टी की पोजीशन में ईदर इम्प्लाइड कंसेंट और एक्सप्रेस कंसेंट, दोनों के बिना कंसेंट के। और टेनेंसी ऑफ होल्डिंग ओवर कहते हैं कि वेयर द लेसी इज इन द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लीज व्हेन इट इज इन द इम्प्लाइड कंसेंट और इम्प्लाइड कंसेंट ऑफ द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी और द लेसर। लेसर की इम्प्लाइड कंसेंट के साथ। इलिस्ट्रेशन पढ़िए 1 और 2, दोनों बहुत बार पूछे गए हैं। Illustration A. A lets a house to B for 5 years. B underlets the house to C at a monthly rent of ₹100. The 5 years expires, but C continues in possession of the house and pays the rent to A. C's lease is renewed from month to month. समझ रहे हैं? सी को ए ने नहीं रखा था, सी को बी ने रखा था, लेकिन जब सी ने गिन के पैसे दिए चाचा को, ए को, अंकल नमस्ते, हाँ बेटा कौन, सर मैं, हाँ हाँ बैठो बैठो, सर वो किराया देना था जी, लाइए। समझ रहे हैं? बी। अच्छा ये आप लोग हंस इसलिए नहीं रहे हैं, सबके यहाँ किराएदार हैं, मेरे यहाँ होते तो मैं भी ना हंसता। नहीं है हमारे यहाँ पर। सर हमारे यहाँ किराया पढ़ना भाई। उर्वशी चौटाला, उर्वशी सिंह। बी। मुझे क्या पता है उर्वशी सिंह है कि बघेल है कि पठान है कि क्या है, मैं क्या जानूं, सब ये कास्टिज्म में मैं बिलीव नहीं करता। बी। Okay, sir. B. A lets a farm to B for the life of C. C dies, but B continues in possession with A's assent. B's lease is renewed from year to year. बी इज लीज टू रिन्यू ईयर टू ईयर। क्लियर है बात?
इज इट क्लियर? देखिए समझिएगा, जब लीज डिटरमिन होगी तो आप सेक्शन 111 बताएंगे, 112 बताएंगे और 114 बताएंगे, फिर उसका नोटिस वोटिस भी तो बताएंगे, वेवर ऑफ वगैरह। जी यस प्लीज। सर पहले वाले इलस्ट्रेशन में मंथ टू मंथ है और सेकंड में ईयर टू ईयर है, ऐसा क्यों सर? इन्होंने लिखा है इन्होंने, आपसे सवाल पूछना नहीं आया। जी सर। समझ रहे? आप ये कहते कि सर ऊपर तो उसने लीज जो दी थी ईयर टू ईयर दी थी और इसमें भी इसने ईयर टू ईयर दी, तो ईयर टू ईयर ही रिन्यू होनी थी ना। नहीं, लेकिन जब उसने सबलेट करी तो वो मंथ टू मंथ की थी, इसलिए वो मंथ टू मंथ सबलेट होगी, कंटिन्यू होगी, सबसिस्ट करेगी। जी सर। थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। चलिए नेक्स्ट, किसी और का कोई सवाल? 118 एक्सचेंज, नहीं 117, यही है 117। एग्रीकल्चर पर्पज के लिए ये चैप्टर अप्लाई नहीं होता। अब आ जाइए चैप्टर 6, एक्सचेंज। व्हाट इज एक्सचेंज? एक्सचेंज इज a transfer between two person mutually of ownership of one thing to another. Either thing may be, both may be money, both may be things or any other. ठीक है, ऑनरशिप का एक्सचेंज होता है, याद रखिएगा। अगर सपोज जो है हमारे पास एक रिंग है और हम बी को देते हैं कि यार आप अपनी रिंग दे दो, ये हमारी ले लो, तो ये एक्सचेंज है। दिस इज द ट्रांसफर ऑफ एन ओनरशिप बाय वन पर्सन टू अनदर इन एक्सचेंज ऑफ द वन अनदर। पढ़िए जरा। Chapter 6 of Exchanges. Section 118 Exchange defined. Where two persons mutually transfer the ownership of one thing for the ownership of another, neither thing or both things being money only. The transaction is called an exchange. Next. A transfer of property in completion of an exchange can be made only in manner provided for the transfer of such property by sale. कैसे ट्रांसफर की जाएगी एक्सचेंज? जैसे सेल की गई है ना? क्लियर? 121 बहुत बार पूछा गया है, बताइए। एक्सचेंज ऑफ Section मनी 121 कौन से Exchange of सेक्शन में money. है? बस एक्सचेंज ऑफ मनी, ठीक है। तो today is second last class and tomorrow will be the last class of the Transfer of Property Act. I hope you understand the Transfer of Property Act. But जैसा रिजल्ट साफ से होना चाहिए ऐसा परफॉर्म किया कर नहीं रहे आजकल आप लोग। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा शुरू कर दे मंडे से? SRA सर कॉन्ट्रैक्ट, BNS. सर कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर दें। SRA करेंगे पहले। SRA जो है अभी SRA करेंगे, उसके बाद देखेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ओके सर, ओके ओके, ठीक है, ओके बहुत सर। इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा किसी भी एग्जाम में SRA उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं कल अपनी लास्ट क्लास ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की। किसी का कोई क्वेश्चन यू मे आस्क, अदरवाइज यू मे लीव। Allah Hafiz sir. अल्लाह Assalamualaikum sir. Thank you अल्लाह sir. हाफिज़। अल्लाह वेलकम। थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम।
अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। Leave the class as soon as possible. All. Good night. It's my humble request